दोस्तों अगर आप प्राइवेट जेट में सफर करना चाहते हैं तो आपको एक कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा जिसका नाम है फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड। लेकिन अगर आप प्राइवेट जेट में उड़ान से पहले अगर इसके आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी कंप्लीट रिव्यू की। इसमें जानेंगे इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, केपीआई, जीएमपी और बाकी सब कुछ, जिससे आपको हेल्प मिलेगी दोस्तों कि ये एसएमई आईपीओ अप्लाई करने जैसा है या नहीं। ऑब्वियसली दोस्तों इस आईपीओ के लेकर मार्केट में बहुत सारा बज है। अगर आप आईपीओ मार्केट की बात करें तो इसका जीएमपी भी बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है, जिसकी वजह से सब लोग इस आईपीओ के पीछे पड़े हुए दोस्तों। तो हम इसको डिटेल में बात करेंगे, कंपनी का बिजनेस समझेंगे कि आखिर कंपनी कैसे बिजनेस करती है, क्या इनके फाइनेंशियल रिजल्ट रहे हैं, यानी पिछले साल की बैलेंस शीट कैसे रही है। उसके बाद हम केपीआई की बात करेंगे, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो कि बताते हैं किसी कंपनी के फंडामेंटल वैल्यू आखिर है कैसी। उसके बाद ऑब्वियसली दोस्तों जीएमपी की भी बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे। यानी ओवरऑल इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस आईपीओ के रिगार्डिंग दोस्तों। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि दोस्तों हो सकता है चैनल आपको नया जरूर लगे लेकिन आपको कंटेंट, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की कमी यहाँ पर दोस्तों नहीं मिलेगी दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आखिर कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी का ऑपरेशंस कैसा है। तो दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत हुई थी ड्यूरिंग कोविड। अगस्त 2020 में इस कंपनी की शुरुआत होती है। उस टाइम पर दोस्तों इसका नाम हुआ करता था फ्लाई एसबीएस एविएशन प्राइवेट लिमिटेड, जहां पर अब इसका नाम है फ्लाई एसबीएस एविएशन लिमिटेड, यानी प्राइवेट का जो लेवल था वो हटा दिया गया दोस्तों ये एक इंडियन एविएशन कंपनी है जो सर्विस ऑफर करती है प्राइवेट जेट्स में। अगर आप प्राइवेट जेट्स में घूमना चाहते हैं, उनमें बुकिंग करना चाहते हैं तो ये कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। कंपनी का दोस्तों हेड ऑफिस चेन्नई यानी तमिलनाडु में है और ये दोस्तों कंपनी 4 तरह की ऑफर प्रोवाइड कराती है, जिसमें दोस्तों पहली सर्विस है अल्ट्रा लग्जरी जेट्स, दूसरी है लार्ज लग्जरी जेट्स, तीसरी है दोस्तों सुपर लग्जरी जेट और चौथी है हाई स्पीड जेट। यानी आप समझ सकते हैं इनके नामों को देखकर कि ये कंपनी आपको सारी सर्विस प्रोवाइड कराती है अगर आप पर्सनलाइज्ड जेट अफोर्ड कर सकते हैं तो। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि आप ये सर्विस सिर्फ डोमेस्टिकली ले सकते हैं, ये आपको इंटरनेशनल सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। अब तक दोस्तों 6 कॉन्टिनेंट में ये अपनी सर्विस दे चुके हैं और अपने कस्टमर को सक्सेसफुली फ्लाई भी करवा चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये कुछ प्लान भी ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, तो उनका जानना आपको जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको एक बिजनेस मॉडल समझ में आए। ये वीडियो सर मैं लेंथी होने के लिए नहीं बना रहा, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप उसकी ओनरशिप ले रहे हैं और आपको अपने बिजनेस के बारे में तो फिर पता होना ही चाहिए कि आखिर उस बिजनेस में कर क्या रहे हैं। तो ये कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान ऑफर करते हैं, जैसे अगर आप देखें तो जे टाइम प्रोग्राम इनका चलता है, जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड फ्लाइंग प्रोग्राम है दोस्तों। दूसरा इनका मेंबरशिप प्लान है जो फ्रीक्वेंट बायर के लिए, जो कि यानी कि बार बार फ्लाई करते रहते हैं, जेट बुक करते रहते हैं। अब ये करता कौन है अभी उसकी भी बात करेंगे। तो इनका ये मेंबरशिप प्लान भी है। और तीसरा है दोस्तों फ्लेक्स जेट प्रोग्राम, जिसमें मॉडरेट फ्लाइंग आवर्स वाले यूजर्स के लिए है, यानी कुछ घंटों के लिए अगर उनको फ्लाइट चाहिए है तो फिर ये बुक कर सकते हैं इस प्लान के थ्रू दोस्तों। अगर इनकी प्रेजेंस की बात करी जाए तो इनके इंडिया में अगर मेजर सिटीज में हर जगह प्रेजेंट है। जैसे बात करें अगर चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, कोयम्बटूर और केरला, तो ये सब मेजर जगह पे दोस्तों प्रेजेंट है। अब अगर बात करें इनकी क्लाइंटेल की कि आखिर इनका क्लाइंट है कौन, इनकी क्लाइंट में शामिल है दोस्तों मिड साइज और लार्ज कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। दूसरा है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी जिनके पास बहुत सारा पैसा है। फिर है दोस्तों अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, यानी कि इनके पास और भी ज्यादा पैसा है। तो वो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, प्राइवेट जेट कोई बुकिंग नॉर्मल आदमी नहीं करेगा। तो इनके क्लाइंट्स जो है वो प्रीमियम है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि आईपीओ का जो बिजनेस है, यानी इस जो कंपनी का जो बिजनेस है वो प्रीमियम सेगमेंट का बिजनेस है, कोई वैसा बिजनेस नहीं है। यानी कि इनके टारगेट कस्टमर जो है वो बहुत पैसे वाले लोग हैं। अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करी जाए 2025 में, तो इनका टोटल फ्लाइंग आवर्स होता है 2600 घंटे, यानी 2600 घंटे के जेट ये उड़ा चुके हैं। और अगर बात करें इंटरनेशनल फ्लाइंग आवर्स की तो दोस्तों ये 1812 घंटे है। आप जानते हैं कि एविएशन सेक्टर में जो एक्सपीरियंस होता है वो फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करता है कि कितने ज्यादा घंटे की फ्लाइट इन्होंने करवाई है, तो उस हिसाब से एक्सपीरियंस होता है, इसलिए जानना जरूरी हो जाता है। अगर कंपनी की दोस्तों कंपेटिटिव स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो इनके एक्सपीरियंस प्रमोटर और सीनियर मैनेजमेंट है, यानी एविएशन इंडस्ट्री का साथ नॉलेज रखते हैं इनके प्रमोटर। स्ट्रेटेजिक मार्केट पोजीशनिंग है। अब आप समझ ही सकते हैं कि यार एविएशन सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर किसी भी नए क्लाइंट के लिए एंट्री लेना बहुत मुश्किल है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक बिजनेस आइडिया आया और आप घुस गए। इसमें एविएशन सेक्टर में बहुत सारी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट दोस्तों ये होता है। तो एविएशन सेक्टर में बहुत रिस्ट्रिक्ट एंट्री होती है, तो ये उस सेगमेंट में ऑलरेडी है, तो इनकी ये दोस्तों स्ट्रेंथ है। फिर अगर बात करें दोस्तों इन हाउस फ्लीट एंड ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है इनके पास, ग्रुप्स एनर्जी है, इनका एक ग्रुप भी है, यानी एफकॉम होल्डिंग्स लिमिटेड के साथ कोलेब्रेशन है, जो कि अगेन एक बड़ी कंपनी है एविएशन सेक्टर की दोस्तों। ऑपरेशनल एक्सीलेंस है इनमें, यानी हाई लेवल एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस और कस्टमाइज क्लाइंट सॉल्यूशंस हैं जो ये प्रोवाइड कराते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों ये कंपनी की दोस्तों अगर बात करें तो डिटेल्स हो गई। अब कंपनी डिटेल्स के बाद जानना जरूरी हो जाता है कि भाई फाइनेंशियल्स कैसे हैं, आखिर रिजल्ट कैसे रहे हैं पिछले साल के,
क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम किसी आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे नहीं, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी तो उसके रिजल्ट में हमें दिख जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनके दोस्तों फाइनेंशियल रिजल्ट पे। तो दोस्तों मैं यहाँ अपने नोट्स लिए हूँ तो मैं उसमें देखकर बात करूंगा, आप ही अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें, अगर हम देखिए पिछले 3 साल को कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल यानी फाइनेंशियल 2023, 24 और 25 को, तो अगर एसेट्स आप देखेंगे तो 2024 में जो एसेट 77.15 करोड़ के थे वो बढ़कर हो गए दोस्तों लगभग 192 करोड़ के। तो अगर एसेट में इंक्रीमेंट देखेंगे आप तो जबरदस्त इंक्रीमेंट है। अब एसेट होता क्या है उसको अगर समझें तो एसेट यानी ऐसी कोई भी चीज जिससे आप कोई इनकम कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी एफडी है तो एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो आपके लिए एसेट है। अदरवाइज आप मान लीजिए अपने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, अगर लैपटॉप से आप कुछ काम कर रहे हैं और उससे अर्निंग हो रही है तो लैपटॉप आपके लिए एसेट हो गया। तो ऐसी कंपनी के पास जो भी ऐसी चीज हो जिससे वो कुछ अर्निंग कर पाए उसको एसेट बोला जाता है। तो एसेट क्वालिटी जबरदस्त है, एसेट में बहुत अच्छा इंक्रीमेंट है। रेवेन्यू की बात करी जाए यानी रेवेन्यू टोटल बिजनेस इनने कितना किया है अगर उसकी बात करी जाए तो मार्च 2024 जो ईयर एंड था उसमें 106.72 करोड़ का बिजनेस हुआ था। इस साल अगर बात करें तो 195.38 करोड़, यानी कि अगर ओवरऑल आप देखें तो 83% का रेवेन्यू इंक्रीमेंट है, जो अगेन किसी भी कंपनी के लिए बड़ी बात है दोस्तों। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, ऑब्वियसली आप कोई भी बिजनेस करें अल्टीमेटली आपको क्या फर्क पड़ता है कि प्रॉफिट कितना बना भाई बिजनेस में। तो 11.25 करोड़ प्रॉफिट था दोस्तों इनका 2024 में, जो कि बढ़कर हो गया 28.41 करोड़, यानी कि अगर पैट में आप इंक्रीमेंट देखेंगे तो 153% का पैट में ईयर ऑन ईयर दोस्तों इंक्रीमेंट। तो दोस्तों पैट में जबरदस्त दोस्तों ये ग्रोथ है। तो दोस्तों एबिटा की अगर बात करें तो 15 करोड़ था सन 2024 में जो ईयर एंड हुआ था और अभी है दोस्तों 41.41 करोड़। तो अगेन एबिटा में भी जबरदस्त इंक्रीमेंट है। नेट वर्थ देखें आप, रिजर्व एंड सरप्लस देखें, सब कुछ दोस्तों इंक्रीज हो रहा है वहां पर। वहीं बोरोइंग्स जरूरी हो जाती है जानना कि आखिर कर्जे कितने ले रखे हैं। तो 2024 में जो कर्जा था इनका 2.56 करोड़ का था, वही जो आज अगर आप इस फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद देखें तो 17.93 करोड़ का हो गया है। यानी ऑब्वियसली दोस्तों पैट तो बड़ा है, रेवेन्यू भी बड़ा है, एसेट क्वालिटी भी बड़ी है, लेकिन नो डाउट कर्जा भी बड़ा है। अब ये कर्जा सही है या गलत है वो अभी हम देखेंगे जब हम केपीआई देखेंगे। तो वहां एक टर्म आता है डेट टू इक्विटी रेशियो, जिस पर हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो अगर ओवरऑल देखिए फाइनेंशियल रिजल्ट देखें तो ठीक लग रहे हैं यहाँ पे। अब हम बात करते हैं दोस्तों केपीआई की, जो आपको आईपीओ के फंडामेंटल्स बताते हैं कि आईपीओ जिस प्राइस पर आ रहा है वो कैसी। और अगर हम दोस्तों इसकी केपीआई की बात करें यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, जो आईपीओ के फंडामेंटल्स बताते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं आरओई की यानी रिटर्न ऑन इक्विटी पे। तो वो 32.25% है, जो कि अगेन एक्सेप्शनल बहुत बढ़िया है दोस्तों। फिर आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 41.8%, अगेन एक बहुत ही बढ़िया नंबर है दोस्तों। आरओएनडब्ल्यू यानी रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 32.25, अगेन यानी तीनों रिटर्न के जो पैरामीटर हैं वो बहुत बेहतरीन दोस्तों वहां पर रिटर्न यहाँ पर इन्होंने जनरेट करके दिए हैं। उसके बाद बात करें डेट टू इक्विटी रेशियो की, जो कि मैं आपको ऊपर बात कर रहा था कि जो डेट लिया है इन्होंने वो कंपेयर करें इक्विटी के टर्म्स में तो जा रहा है कि नहीं। तो डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे तो 0.14 का है, यानी इक्विटी पर जो रिटर्न आ रहा है उसके कंपैरिजन में डेट बहुत कम है। अगर देखा जाए तो 0.14 है, मैनेजेबल है। और ये दोस्तों एक के जितने नीचे रहे उतना ज्यादा अच्छा होता है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो भी यहाँ पर कंफर्टेबल है दोस्तों। एबिटा मार्जिन की बात करें तो 21.20% है, पैट मार्जिन 14.54%। इसका मतलब होता है कंपनी के पास जो 100 रुपए का रेवेन्यू आया उसमें से वो 14 रुपए 54 पैसे का प्रॉफिट कर लेती है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.23। अब जनरली अगर आप दोस्तों दूसरे एसएमईआई पे जो आए हैं उनको देखेंगे तो उसमें जो प्राइस टू बुक वैल्यू होती है वो 4-5 के आसपास रहती है। इसका मतलब ये है कि जितनी आईपीओ की प्राइस होनी चाहिए थी उससे काफी वैल्यूएशन पे आ रहे थे, लेकिन ये आईपीओ दोस्तों जो इस प्राइस पर आ रहा है 2.23 पर, ये बिल्कुल दोस्तों आप कह सकते हैं कि जस्टिफाइड वैल्यूएशन फेयर है यहाँ पर, कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है। और अगर देखें तो 6-7-8 के आसपास होता तो फिर ये ओवर वैल्यूड कहा जा सकता है। तो ये फेयर वैल्यूएशन है दोस्तों यहाँ पर इस आईपीओ की, तो जो कि एक अगेन एक बहुत बढ़िया चीज है। तो हमने अभी तक फाइनेंशियल्स कंपनी के बारे में केपीआई डिस्कस कर लिया। अब हम कंपनी की कुछ डिटेल्स देखेंगे, फिर ऑब्वियसली आपके हॉट सेगमेंट यानी कि हम जीएमपी की बात तो करेंगे ही करेंगे। तो अगर मैं कंपनी की डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं, कंपनी कब अपना आईपीओ लेकर आने वाली, तो इस आईपीओ की डेट्स की बात करें तो 1 अगस्त से लेकर 5 अगस्त तक दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। आपको फेस वैल्यू शेयर की है 10 रुपए पर शेयर। इशू प्राइस बैंड की बात करें तो 210 से 225 है, तो 210 का मतलब नहीं है, यानी अपर प्राइस रेंज आप देखें तो 225 इसका प्राइस। लॉट साइज है दोस्तों 600 शेयर का, और ये फ्रेश कैपिटल है, यानी कि अगेन जो पैसा जुटाया जा रहा है वो अच्छी बात है कि कंपनी ग्रोथ में लगेगा, इसमें कोई ऑफर फॉर सेल नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। तो टोटल इशू साइज लगभग 102.53 करोड़ का है, जिसमें मार्केट मेकर के लिए रिजर्व है 5.17 करोड़ रुपए। तो नेट ऑफर जो पब्लिक के लिए है
वो है 97.36 करोड़ के लिए। और अच्छी बात सबसे यही है कि फ्रेश इशू है दोस्तों। तो ये हो गई दोस्तों आईपीओ की डिटेल्स। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो अलॉटमेंट दोस्तों होगा 6 अगस्त 2025 को। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो शेयर ट्रांसफर होंगे दोस्तों 7 अगस्त को। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपको रिफंड भी हो जाएगा 7 अगस्त को। और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट जो है वो है 8 अगस्त 2025। तो ये दोस्तों आईपीओ की कुछ डिटेल्स हो गई जो आपको जानना जरूरी है। अब लास्ट दोस्तों हम जीएमपी की बात करें उससे पहले अगर दोस्तों वीडियो सही लग रहा है अभी तक यहाँ आ गए हो तो लाइक जरूर कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर दो। अब हम जीएमपी की बात कर लेते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या क्या है। तो अगर आप देखेंगे तो 28 जुलाई को देखिए 150 रुपए जीएमपी चल रहा था, और 29 को भी 150 और 30 तारीख को भी 150, यानी लगभग देखें तो जीएमपी इसका ऑब्वियसली 25 तारीख से ट्रेंड हो रहा है और 150 के आसपास ही चल रहा है। अब जो आईपीओ की अपर प्राइस बैंड है वो है 225, उसके ऊपर 150 का जीएमपी, यानी अप्रोक्सीमेटली अभी जीएमपी के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि 67% के तक के आपको लिस्टिंग गेन यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस जो है वो 375 है। लेकिन अगेन मैं फिर से क्लियर कर दूं दोस्तों कि जीएमपी कभी भी सही नहीं होता, ये कभी भी चेंज हो सकता है। जीएमपी पर भरोसा मत करिए क्योंकि ये लीगल नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है, इसमें मैनिपुलेशन पॉसिबल है। तो अब जीएमपी को सिर्फ देखकर कभी भी आईपीओ पे अप्लाई करना ठीक नहीं होता है। आप बाकी फाइनेंशियल फंडामेंटल्स देखिए, अगर वो आपको ठीक लग रहे हैं तो उसके बेस पे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर दोस्तों आप ये डिसीजन ले सकते हैं। तो जीएमपी की अगर बात करें ऑब्वियसली तो अभी 67% चल रहा है। बाकी आप 4-5 तारीख में, अभी बहुत टाइम, 1 वीक है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो ये दोस्तों डिस्क्लेमर है कि चेक करते रहिएगा। बाकी दोस्तों मैंने आईपीओ से रिलेटेड आपको इस सारी चीजें कवर करी हैं, फाइनेंशियल्स, केपीआई वगैरह। तो उसके बेसिस पे आप जैसा चाहें वैसे डिसीजन दोस्तों ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। सही लगा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो दोस्तों।